Welcome viewers to the today's class of Shams classes. I am Sabah Ziba and today I am going to discuss about the poem On Killing a Tree by Jeev Patel. As the title itself ironically symbolizes that the poem is not only about cutting a tree, rather it's about murdering it. That means जैसा कि हम लोग टाइटल में ही देख सकते हैं कि जो पोइट ने जो नाम दिया है अपने पोएम को, क्या नाम है? ऑन किलिंग अ ट्री. ठीक है. जनरली हम लोग कभी भी एक ट्री को काटने के लिए किलिंग अ ट्री टर्म नहीं यूज करते हैं, बल्कि क्या कहते हैं? कटिंग अ ट्री. ठीक है. तो दैट मीन्स जो टाइटल है वही सजेस्ट कर रहा है कि पोएट अपने पोएम के थ्रू कुछ और हमें बताना चाहता है. क्या बताना चाहता है? पोएट का मतलब है कि जो हम लोग ट्रीज को काटते हैं वो सिर्फ ट्रीज को काटना नहीं है, बल्कि उसको मारना है. किलिंग है, राइट. और ट्रीज को मारना मतलब नेचर को या फिर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना है, राइट. सो इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ ह्यूमन्स क्रुएल्टी टुवर्ड्स नेचर. नाउ लेट्स हैव अ लिटिल आइडिया अबाउट द पोएट एंड देन वी विल रीड द पोएम लाइन बाय लाइन विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच स्टैंजा. ओके. जीव पटेल वाज बोर्न ऑन 18th August 1940. जीव पटेल की पैदाइश हुई यानी उनका बर्थ हुआ 18th August को 1940 में. ही इज ए renowned इंडियन पोएट, प्लेराइट, पेंटर एज वेल एज अ फिजिशियन. वो एक बहुत ही मशहूर इंडियन पोएट हैं, प्लेराइट है, दैट मीन्स उन्होंने प्लेस भी लिखे, पेंटर है एज वेल एज अ फिजिशियन, दैट मीन्स डॉक्टर भी है. He belongs to a group of writers who have subscribed themselves to the green movement which is involved in an effort to protect the environment. वो ऐसे ग्रुप ऑफ राइटर्स से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स उन राइटर्स में से हैं जिन्होंने अपने वर्क्स जो है वो नेचर पर ही लिखे, दैट मीन्स ग्रीन मूवमेंट के लिए, विच इज इन्वॉल्व इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. किस लिए उन्होंने ये वर्क नेचर पर लिखा? ताकि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, यानी अपने वर्क के थ्रू अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं, और जिसके थ्रू वो क्या करना चाहते हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. हिज पोएम्स स्पीक ऑफ डीप कंसर्न्स फॉर नेचर एंड एक्सपोज ह्यूमन्स क्रुएल्टी टू इट. उनके जो पोएम्स है वो डीपली कंसर्न्ड है नेचर से, यानी नेचर से ही डील करते हैं, यानी नेचर से रिलेटेड ही उन्होंने सारी अपनी टॉपिक्स को लिखा है. एंड एक्सपोज ह्यूमन्स क्रुएल्टी टू इट. और इसमें अपने पोएम्स के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ह्यूमन्स जो है यानी इंसान जो है वो किस तरह से नेचर पर जुल्म कर रहे हैं और नेचर को खराब कर रहे हैं और इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं. ओके. द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री हैज बीन टेकन फ्रॉम जीव पटेल्स एंथोलॉजी नेम्ड पोएम्स. यानी ऑन किलिंग अ ट्री ये जो पोएम है वो जीव पटेल की एंथोलॉजी जिसका नाम है पोएम्स, इसका एक पार्ट है वो. ठीक है. इसी में से लिया गया है ये पोएम. द पोएम इज अबाउट द हार्म डन टू द एनवायरमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स. ये जो पोएम है ये किस लिए, ये क्या बताता है? इस पोएम में बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो किस तरीके से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं. ठीक है. इन अ वॉइस ऑफ सार्काज्म एंड आयरनी द पोएट स्पीक्स ऑफ मैन्स वायलेंस टुवर्ड्स नेचर. यानी अपने पोएम के थ्रू पोएट ने क्या बताने की कोशिश की है कि नेचर को किस तरह से वायलेट किया जा रहा है और किस तरह से उस पर जुल्म किया जा रहा है, उसको खराब किया जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है. और किसके थ्रू? सार्काज्म और आयरनी के थ्रू. दैट मीन्स पोएट ने डायरेक्टली मतलब ह्यूमन बींग्स पर ये नहीं वार किया है कि ह्यूमन बींग्स ऐसे नुकसान पहुंचा रहे, ये कर रहे, वो कर नहीं, बल्कि उन्होंने एक प्रोसेस बताया है कि ट्रीज को कैसे खत्म किया जाए. ठीक है. उन्होंने ऐसे तो पोएम में क्या किया है, ट्रीज को कट करने का प्रोसेस बताया है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इस तरह से जो हम लोग ट्रीज को कट करते हैं और खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं है, राइट. और इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो इंसान भी इससे अफेक्टेड होंगे. ओके, राइट. द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स. पोएम जो है वो फ्री वर्ड्स में लिखा गया है. दैट मीन्स इसमें कोई भी राइम स्कीम यूज नहीं किया गया है. दैट मीन्स जैसे हम लोग शेक्सपियर का हम लोग देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी जी, इस तरीके से राइम स्कीम फॉलो किया गया, एक पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो किया जाता है उनके सॉनेट्स में, उनके पोएम्स में. ओके. लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने जो पोएट है जीव पटेल, इन्होंने कोई भी राइम स्कीम नहीं यूज किया गया, इसीलिए ये पोएम जो है वो फ्री वर्ड्स में लिखा गया है. ओके. Apparently, we can understand the sarcastic and ironical thought of the poet here, right? Which is clearly demonstrated in the poem and in the title as well, right? Now, let's read the poem and try to understand what the poet is trying to say, okay?
पोएम को पढ़ेंगे एक एक लाइन और समझेंगे कि इसमें पोएट क्या कह रहे हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक ट्री को मारने में या किल करने में या खत्म करने में बहुत वक्त लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। एक मामूली सा वार, दैट मीन्स सिंपल जैब, दैट मीन्स सिंपली एक कट करना या फिर एक वार करना, इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर किलिंग अ ट्री। ठीक है। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट। ये कैसे ग्रो करता है? स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, दैट मीन्स अर्थ से ये क्या करता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, कंज्यूम करता है। ओके, आहिस्ता आहिस्ता तब वो क्या करता है, ग्रो करता है और जमीन से ऊपर की तरफ आता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। क्रस्ट यहाँ पे क्या है? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। ओके, जो जमीन की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे क्रस्ट क्या है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्रस्ट से मुराद यहाँ पर क्या है? इज रिफरिंग टू दी सॉइल। इट्स रिफरिंग टू दी सॉइल। सॉइल से ये क्या लेता है? मिट्टी से ये क्या लेता है? फूड लेता है अपना। ओके, फूड लेता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों क्या करता है? सनलाइट, एयर, वाटर, इसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और उसके बाद इसका जो स्किन है, हाइड मीन्स यहाँ पर क्या है? स्किन है, जो कि क्या हो गया है? लेप्रस है, दैट मीन्स डिस्कलर्ड बार्क। दैट मीन्स उसका जो स्किन होता है ट्रीज का, जो यहाँ पर जो हम लोग स्किन देख रहे हैं, ये क्या हो गया? डिस्कलर्ड हो गया है। ठीक है, इसमें से ये क्या करता है? निकलता है, स्प्राउट होकर लीव्स जो है बाहर निकलते हैं। ओके, यहाँ पे लेप्रस का मतलब होता है, एक्चुअली में लेप्रस जो है इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। ओके, लेप्रोसी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और हाइड मीन्स क्या? स्किन। स्किन डिजीज एक तरीका का। तो मतलब यहाँ पर ट्री में भी बता रहा है क्या, ये एक तरह का ऐसा ट्री का जो कंडीशन हो जाता है, मतलब एकदम हार्ड लेयर हो जाता है उसका। तो इस तरह से इसमें से क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता करके ये ग्रो करता है और फिर इसमें से लीव्स निकलते हैं और ये ग्रो करता है। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट स्टैंजा जो है वो क्लियर हो गया है। Again in the next stanza, the poet says that so hack and chop, but this alone won't do it. That means हम जितना भी ट्री को कट कर लें या चॉप कर लें, ओके, उसको टुकड़ों में बांट दें, but this alone won't do it. But मतलब ये कि ये sufficient नहीं होगा ट्री को मारने के लिए। यानी ट्री जो है इतना ही आसानी से मरने वाला या खत्म होने वाला नहीं है। The tree cannot be killed so easily, right? Not so pain will do it. इतना उसको जो है बहुत ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी ट्री को कट करने से। दैट मीन्स जो उसको कट किया जाएगा तो वो क्या होगा? फिर से वो वहीं से फिर राइज हो जाएगा, फिर से वो ठीक हो जाएगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स मिनिएचर बोज। दैट मीन्स जो ब्लीडिंग बार्क यहाँ पे किसको कह रहा है? यहाँ पर जो है, जो हम लोग ट्री को कट करते हैं तो उसमें से क्या होता है? जो रस निकलता है, जो सैप निकलता है, उसको यहाँ पर ब्लड से कंपेयर कर रहा है। दैट मीन्स ट्री को जो क्या कर रहा है, जैसे जगह जगह पर पोएट ने पोएम में क्या किया है? ट्री को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करने की कोशिश की है। तो यहाँ ब्लीडिंग यहाँ पे किसको होता है? लिविंग बींग्स को होता है, राइट? तो उसी तरीके से यहाँ पर ट्री को भी क्या कह रहा है पोएट के? ट्रीज को भी क्या होता है? तकलीफ होती है, उनको भी ब्लीड होता है। ब्लीड मतलब यहाँ पर वो सैप को कह रहा है कि उसमें से भी जो निकलता है सैप, तो इस एक तरह से वो ब्लीडिंग के तरह ही है, राइट? मीन्स यहाँ पोएट ये कहना चाहता है कि ब्लीडिंग तो होगा लेकिन फिर भी वो क्या होगा? विल हील, मतलब वो ठीक हो जाएगा, फिर से वो ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जहां से हम लोग कट कर रहे हैं वहां से फिर से क्या होगा? विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स मिनिएचर बोज, यानी छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे जो है ट्विग्स जो है वो क्या होंगे? वहां से निकल आएंगे और स्प्राउट होकर फिर से वो एक तरह से बड़े होने लगेंगे। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन। अगर उनको अनचेक किया गया, मतलब उनको अगर चेक नहीं किया गया, उन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया कट करने के बाद, तो क्या होगा? वो फिर से क्या होगा? एक्सपैंड अगेन, दोबारा से वो एक्सपैंड होने लगेंगे, दोबारा से वो बढ़ने लगेंगे टू फॉर्मर साइज, अपने पहले वाले साइज में। यानी बड़ा सा एक पेड़ फिर से तैयार हो जाएगा। जितना भी हम ट्रीज को कट कर लें, उसको हम लोग चॉप करके उसको टुकड़ों में बांट दें, बट दैट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर किलिंग अ ट्री, राइट? ये जो ट्रीज को कट करने का जो डिटेल प्रोसेस हमें पोएट बता रहे हैं, एक्चुअली में पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि ट्रीज को हमें कट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पोएट, ये हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये एक आयरनिकल पोएम है, ठीक है? पोएट ने एक्चुअली में यहाँ पर पोएम में क्या बताया है?
ट्रीज को कट करने का प्रोसेस पूरा बताया है। लेकिन इन रियलिटी पोएट जो है वो क्या करना चाहते हैं, बार बार हमें ये बताना चाहते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, यानी प्रोसेस तो बता रहे हैं लेकिन ये भी उसके पेन को भी हमें बार बार बता रहे हैं कि ट्रीज को भी पेन होता है जिसकी वजह से नेचर को इफेक्ट पड़ता है। यानी ये सारी चीजें बताने का मतलब क्या है, पोएट जो है रियलिटी में क्या बताना चाहते हैं कि ट्रीज को भी पेन होता है और हमें यानी ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि हमें ट्रीज को कट करना चाहिए। एक्चुअली वो हमारी सिंपैथी को गेन करना चाहते हैं टुवर्ड्स ट्रीज और वी कैन से टुवर्ड्स नेचर, राइट। आई थिंक सेकंड स्टैंजा क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ लेट्स रीड द थर्ड स्टैंजा। In the third stanza, the poet begins with the expression or the word no, right? ये नो से स्टार्ट करता है थर्ड स्टैंजा। क्योंकि इससे पहले जो भी फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में जो भी प्रोसेस पोएट ने बताया है, मतलब ट्री को कट करने का, वो क्या है, सफिशिएंट नहीं है। पोएट कहना चाहते हैं कि जो भी प्रोसेस यानी चॉप कर दिया जाए, टुकड़ों में बांट दिया जाए, बट ये इससे क्या होगा, ट्री जो है वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होने वाला है, राइट। सो ट्री को किल करने के लिए, परमानेंटली खत्म करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ट्री ने यहाँ पर पोएट ने क्या किया है, पूरा डिटेल प्रोसेस बताया है क्या करना होगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, दैट मीन्स जो रूट है, जो जड़ है इसका ट्री का, उसको क्या करना होगा, पुल आउट, दैट मीन्स खींच कर बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, दैट मीन्स एंकरिंग अर्थ क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो जड़ होता है, रूट जो होता है, वो पूरा जमीन के अंदर जो है वो टाइटली होल्ड किया रहता है, मतलब फॉर्मली उसको क्या किया रहता है, पकड़ा रहता है। जमीन के अंदर जो मिट्टी होती है उसके पूरे हर एक गोशे में, हर एक हिस्से में जाकर क्या रहता है, टाइटली पकड़ा हुआ रहता है। इसलिए इसको क्या बोल रहा है, एंकरिंग अर्थ, जमीन के अंदर बहुत फॉर्मली क्या रहता है, पकड़ा हुआ रहता है। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, दैट मीन्स इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जमीन के अंदर पूरा टाइटली अंदर ये है, तो इसलिए इसको क्या करना होगा, रोप से यानी रस्सी से टाई करना होगा, बांधना होगा और फिर उसको खींचकर बाहर निकालना होगा। स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली, यानी पूरे तरह से जड़ से उसको क्या करना होगा, निकालना होगा बाहर। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यहाँ पे अर्थ केव क्यों कह रहा है, दैट मीन्स जो जड़ जो है वो मिट्टी के अंदर तक गया रहता है और जब इसको बाहर निकाला जाता है तो उसके अंदर सुराख जैसा जैसे बन जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या कह रहा है पोएट के, अर्थ केव में से, यानी एक तरीका से जो केव के अंदर मतलब जो जड़ जो घुसा हुआ है, जड़ जो पूरा रूट जो है ये किया हुआ है अंदर तक है, तो उसको क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, जड़ से उखाड़ना होगा इसको। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, दैट मीन्स एक्सपोज, यहाँ पे किसको बोल रहा है, रूट्स को। क्या चीज एक्सपोज हो रहा है, रूट्स जो है वो एक्सपोज हो रहा है। मीन्स जो रूट्स जो है वो क्या होते हैं, जमीन के अंदर गहराई में होते हैं और ये तो ऊपर नजर नहीं आते हैं, इसलिए जब उसको हम लोग निकालते हैं, पूरे जड़ से जब उसको निकालते हैं, उखाड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसका जो रूट्स जो है वो हमें नजर आता है, दिखाई देता है। और जो उसका असल स्ट्रेंथ होता है, उसकी ताकत होती है, किसकी, ट्रीज की, यानी ट्रीज की असल ताकत कहाँ होती है, जड़ में होती है, ठीक है। तो जो उसका जो असल स्ट्रेंथ है ट्रीज का, वो एक्सपोज हो जाता है। द सोर्स वाइट एंड वेट, क्योंकि ये जमीन के अंदर रहता है, जो रूट्स हैं वो कहाँ रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, इसलिए ये क्या होता है, वेट रहता है, वाइट रहता है। दैट मीन्स जो मिट्टी रहती है वो क्या रहती है, गीली रहती है और इसके अंदर क्या रहता है, मॉइस्चर होता है। यानी जो मॉइस्चर होता है उसके वजह से क्या होता है, ये वेट रहता है और व्हाइट, इसका जो ये बिल्कुल व्हाइट रहता है, व्हाइटिश कलर में रहता है और वेट रहता है, भीगा से रहता है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर इयर्स इनसाइड द अर्थ, और ऐसा क्यों रहता है ये, क्योंकि ये जो है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, किसका, ट्री का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, और जो छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है सालों इनसाइड द अर्थ, जमीन के अंदर जो है ये छुपा रहता है। इस वजह से क्या है, ये जो है सेंसिटिव होता है और व्हाइट एंड वेट, और इस वजह से ये क्या होता है, इसके अंदर मॉइस्चर होता है, जिस मिट्टी की वजह से इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। और इस तरह से जब इसके रूट्स जो है, जब ट्रीज के जब रूट्स जो है, जो क्या होता है, बाहर जब इसको खींच कर पुल्ड आउट करके जब बाहर निकाल लिया जाता है, तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है, इसकी जो ताकत होती है वो खत्म हो जाती है और ट्री जो है इस तरह से खत्म हो जाता है, मर जाता है। दिस इज द राइट प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री अकॉर्डिंग टू दी पोएट। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड स्टैंजा।
Now let's read the fourth stanza of the poem, which is also the final part of the poem. Okay. Here in this stanza, the poet discusses that cruelest process of killing the tree. That means इससे पहले यानी थर्ड, सेकंड और फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने जो भी प्रोसेस बताया है ट्रीज को किल करने का, यानी उसको क्या किया जाए, कट किया जाए, चॉप किया जाए या टुकड़ों में उसको बांट दिया जाए, और इसके बाद थर्ड में क्या बताया कि जड़ से उसको जो रूट्स जो है जो जमीन के अंदर यानी डीपली जो इंस्टॉल्ड है उनको जड़ से उखाड़ दिया जाए। यानी ये सारे प्रोसेस के बाद अभी भी जो है ट्रीज को ठीक तरह से किल करना जरूरी है। कैसे? देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर, यानी अभी जो है ट्री को क्या करना है, स्कॉचिंग सन में रखना है, यानी जो उसका जो यानी रूट्स के साथ उसको क्या करना है, स्कॉचिंग सन में रखना है, ताकि उसको चोक यानी उसको एकदम एक तरीके से जो भी उसके अंदर रही सही जो थोड़ी बहुत जान जो बची है वो भी उसको क्या करना है, खत्म कर देना है, निकाल देना है। ठीक है। इन द सन एंड एयर, सन और एयर के थ्रू उसको क्या करना है, बिल्कुल ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन। दैट मीन्स वो सन एंड एयर की वजह से वो क्या हो जाएगा, ब्राउनिंग, यानी ब्राउन पड़ जाएगा, उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। यानी जब भी कोई ट्री को काटते हैं या उसको जब उसको हटाते हैं तो क्या कैसा हो जाता है, वो ट्री जो है सूख कर, यानी जब सूरज की गर्मी या सूरज की तपिश जब उस पर पड़ती है या हवा और सूरज की तपिश की वजह से वो क्या हो जाता है, ब्राउन पड़ जाता है उसका कलर। ठीक है। हार्डनिंग, और बिल्कुल सख्त हो जाता है। ठीक है। ट्विस्टिंग, और बिल्कुल अकड़ जाता है। दैट मीन्स हार्डनिंग एंड ट्विस्टिंग, दैट मीन्स वो जो है बिल्कुल सूरज की जो गर्मी है यानी स्कॉचिंग सन में उसको रखने की वजह से क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और बिल्कुल अकड़ जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा एंड विदरिंग अवे, यानी मुरझा जाएगा बिल्कुल। एंड देन इट इज डन, और इसके बाद फाइनली इट विल बी किल्ड। और इस तरह से जो ट्रीज हैं वो दोबारा अब कभी भी उस जगह से ग्रो नहीं करेगा। ओके। However, by describing all this process of killing the tree, the poet actually wants to make us realize that we are getting so harsh and cruel towards nature. That means poet का जो message है that we should protect our environment by not killing the trees is sufficiently conveyed here. Eventually, I think सारे points clear हो गए हैं. If anything is left, please inform through your comments. Till then, bye bye.